नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डायमंड एकेडमी पर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने डायमंड एकेडमी पर कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की है। उस कंप्यूटर सीरीज की ये क्लास नंबर 3 है। तो अगर आपने अभी तक क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो क्लास 1 और 2 को देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास नंबर 3 है जिसमें हम PYQ कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी तक आ चुके हैं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर के फादर किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था अब क्लास नंबर सेकंड में कि चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था कि जो पर्सनल कंप्यूटर के फादर हैं वो कौन माने जाते हैं, रॉबर्ट को जो है विलियम रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी जो होता है ना उसके फादर के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी। विच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मतलब कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी ना, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस चीज़ पर आधारित थे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। मतलब इसमें आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। हमने आपको दोस्तों पहले ही सेकंड क्लास में बताया था कि ये सीरीज जनरेशन क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, मतलब कि कैसे कैसे जनरेशन चेंज हुई, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल अंतर आया। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है वो लेक्चर तो हो सकता है कि आपको इस क्लास में डिफ़िकल्टी हो आंसर देने में। तो मैं आपसे एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जा करके प्लेलिस्ट की क्लास नंबर 1 और 2 को जरूर देखिए। उसके बाद ही आप इस क्लास नंबर 3 को देखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको ही अपन पूरा कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब पर। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब दरअसल दोस्तों इस प्रकार की एक ट्यूब होती थी जिसमें एक फिलामेंट लगा रहता था और ये एज अ प्रोसेसर का काम करता था। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग पावर होती थी, प्रोसेसर का काम करता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुआ, उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उसमें हमने क्या स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया, ट्रांजिस्टर। और फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, इस प्रकार हमने आईसी का उपयोग जो है हमने थर्ड जनरेशन, ट्रांजिस्टर का उपयोग जो हमने और सेकंड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको मैं बताया हूँ लेक्चर में, तो आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए पहले लेक्चर देख लीजिए आप। दोस्तों, ये हम आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप क्या है। क्या ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, क्या ये हाइपर ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज है, क्या ये हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज है, क्या ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाई टेक्स्ट मार्क करना। दोस्तों, इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, HTML एक दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डेवलप करने के लिए एज अ बेस काम करती है। हर एक वेब पेज जो है HTML में एज अ बेस काम बनता है। जैसे इसमें होता है, आपने देखा होगा HTML इस तरीके के एंकर टैग का यूज करते हुए हम इसमें इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और इस एंकर टैग का यूज करते हुए हम जो है HTML का लिखते हैं और इसके अंतर्गत आप अपनी सारी कोडिंग करते हैं। जो लोग दोस्तों टेक से जिसने या पढ़ाई की होगी, जिसकी ग्रेजुएशन टेक से होगी, उन लोगों को पता होगा कि HTML क्या होती है। और अगर आपने नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, आपने दोस्तों डब्लू देखा होगा, जो हम हर एक वेबसाइट के पहले www डॉट का यूज करते हैं। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये www 3 बार W
कि खोज किसने की थी, इन्वेंशन किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने दोस्तों इसकी जो है इन्वेंशन किया था। उसके बाद दोस्तों ये बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, उसके बाद स्टीव जॉब दोस्तों एप्पल के फाउंडर हैं। और चार्ल्स बेबेज दोस्तों, जैसे हमने पहले ही बता दिया है आपको कि चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। तो सारे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, इसके सारे ऑप्शन को आप एक एक करके इनके क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टिम बर्नर्स ली तो हो गया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हो गए इन्वेंटर। ठीक है, उसके बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, स्टीव जॉब ने एप्पल बनाया था, और चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में देखा जाता है, या मतलब इनको माना जाता है। दोस्तों अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। दोस्तों अब भी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। तो दोस्तों आप गैस करिए कि इसका आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। इस पर ये थे ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, जो कुछ इस प्रकार के, जैसे आपने जो 10 वाला सूर्य बल्ब अगर देखा हो तो वो बल्ब के समान ही रहता था। उसका यूज करते थे अपनी प्रोसेस कोई भी डेटा या कमांड को प्रोसेस करने के लिए एज अ प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर में यूज होते थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब। तो इनकी क्या थी प्रॉब्लम दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, क्योंकि इनको बहुत सारा लगाना पड़ता था, क्योंकि ये जो है इनकी टेक्नोलॉजी या इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत कम थी। तो बहुत सारे लगाने पर दोस्तों थोड़ी सी इनकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती थी, जिसके कारण इनका कंप्यूटर का साइज जो है एक कमरे के बराबर हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। तो उसके लिए अलग से आपको कूलिंग एसी लगानी पड़ती थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उन्हें एज अ प्रोसेसर हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वैक्यूम ट्यूब जो है सेकंड जनरेशन में यूज किया जाता था। अब जो है हमारी आईसी दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको 1958 में बनाया गया था। ठीक है, 1958 में इसको जैक किलवी के द्वारा बनाया गया था। जैक किलवी और रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा इसको 1958 में आईसी को बनाया गया था। और ये भी दोस्तों प्रोसेसर है, और ये जो है थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर आए हैं ना, उसमें ये यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अब दोस्तों आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर कौन कौन से थे। मैंने लेक्चर नंबर 2 आपको बताया है, उसके आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों कौन सी पीढ़ी में यूज होते थे। इसको दोस्तों मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पे बेसिक क्वेश्चन आपको नीचे क्लास में दिया हुआ है आगे। अब दोस्तों हमारा आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या हमारा स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, या माउस आउटपुट डिवाइस है, या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, या मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों इसकी क्लास हमारी हुई नहीं है, लेकिन ये पीवाईक्यू में अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा यहीं आपको डाल दूं। क्योंकि इससे मैंने जब जो सेकंड क्लास कर रहा था मैं, उसके मैंने जब मैं आपको बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस को थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी इसका भी लेक्चर लेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मॉनिटर। दरअसल आपको बता दें ये आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। जो मैंने आउटपुट डिवाइस दोस्तों बेसिकली वही होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिसकी सहायता से हम अपना कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट ले पाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से भी आउटपुट लेते हैं। ठीक है, कोई स्क्रीन हो गई, स्क्रीन टच स्क्रीन जैसे हम बोलेंगे, वो उसके द्वारा भी हम कंप्यूटर से आउटपुट ले पाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा कोई प्रिंटर हो गया, स्पीकर भी हम ले सकते हैं। स्पीकर से भी हम, क्योंकि ये जब म्यूजिक हम उसको आउटपुट ले रहे हैं ना, तो स्पीकर को भी हम क्या है इसको उसमें रखेंगे आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, अब कीबोर्ड तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को। माउस के द्वारा भी इनपुट ही दिया जाता है। ठीक है, और स्कैनर के द्वारा भी कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है।
तो ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस, और ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट लिया जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके उदाहरण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है, वो मैं और ज़्यादा डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दोस्तों मैंने जो नेक्स्ट क्लास में भी करवाया है, ENIAC। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ENIAC वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। ENIAC नाम का जो कंप्यूटर था वो किस साल डेवलप हुआ था और किस जनरेशन का कंप्यूटर था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। इनमें से आप कौन से, क्या वो 1976 में हुआ था डेवलप, क्या 1966 में हुआ था, क्या 1956 में, या 1946 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1946 में। जी हाँ, ENIAC को 1946 में विकसित किया गया था, और ये दोस्तों 1956 में जो था वो पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है। अब अगर ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होगा तो इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें प्रोसेसर जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इसमें एज अ प्रोसेसर यूज किया जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द आईसी। जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहले प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको पहले बताया था कि 1958 में इसको बनाया गया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो इसका आपको बताना है। अभी मैं इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि आईसी का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। जी हाँ, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने आईसी का यूज किया था, वो भी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के साथ। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसमें टेक्नोलॉजी आ गई थी आईसी में, तो वहाँ पे हमने ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। अब दोस्तों आपको एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नाम बता दीजिए, 2 नाम बताना है आपको कमेंट में जाकर के, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हम जो है दोस्तों इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज चालू की है, जिसे हम कंप्यूटर सीरीज कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसके बाद दोस्तों उसके एमसीक्यू कराएंगे, साथ ही साथ जो पीवाईक्यू आए हैं, अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं कंप्यूटर के, वो भी कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये सीरीज पूरी शुरुआत से लेकर के अंत तक फॉलो की है तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन जरूर सही कर पाएंगे। दोस्तों 2 क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, उनके पीछे मत भागिएगा आप कि ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप कंप्यूटर के लिए, बाकी उस पर भी टाइम दीजिए। आप बेसिकली अगर आपने दोस्तों इसको सिर्फ लेक्चर को ही देख लिया ना एक बार, और एक बार आपने लिख के रखे उसको रिवाइज कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कंप्यूटर में महारत हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों बैक आते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी वोलाटाइल यानी कि अस्थायी, वोलाटाइल का बेसिकली मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, कौन सी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अभी तक हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पीवाईक्यू में था, इसको थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन यहीं बता दूंगा मैं इसको। दरअसल दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई चीज़ आती है तो वो अस्थायी रूप से आती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो क्या वो रैम है, क्या वो रोम है, क्या वो हार्ड डिस्क है, या सीडी रोम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रोम। जिस रोम रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, डेटा कुछ समय के लिए आता है। जब आप कोई काम कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें डेटा जो है कुछ समय के लिए आता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता दूं। रैम दोस्तों दरअसल कंप्यूटर में एक टेबल की तरह आप समझिए। जैसे आप जो कंप्यूटर में तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ठीक है, वो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेबल में आप सिर्फ उतनी ही चीज़ें रखते हैं जिनकी आपको तुरंत ज़रूरत होती है काम करने के लिए, बाकी चीज़ें आपकी अलमारी में या दूसरी चीज़ों में रखी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार रैम का भी काम होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को आप तुरंत काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आपका रैम में लोड हो जाता है, बाकी सॉफ्टवेयर आपके
अंदर रखे रहते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में वो सॉफ्टवेयर रखे रहते हैं। तो रैम, अब ये आप पूछेंगे कि ये वोलाटाइल है, ये इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों दरअसल क्या होती है रैम, ये फास्टेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती हैं, ठीक है। तो रैम जो होती है बहुत फास्ट होती हैं, तो इसका एक ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि जो हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी होती है, माफ़ करना, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम रहता है वो स्लो रहता है। तो कंप्यूटर ने एक टेक्निक बनाई कि हम पहले प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से फर्स्ट रैम में लाएंगे, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है, तो आउटपुट आपको बहुत तेज़ी से मिल पाता है, इसीलिए इनको रैम को बनाया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद आती है दोस्तों रोम। रोम का मतलब होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जो आप तो दोस्तों बायोस आता है ना आपके लैपटॉप में, अगर आपको पता हो बायोस, बायोस आता है ना, वो सिर्फ रोम में रखा जाता है। बायोस जो है रोम में रखा जाता है, उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, उसमें आपको कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकते बाद बायोस में। तो उसको रखा जाता है रोम मेमोरी में, ठीक है। जो बेसिक, जब शुरुआत में कंप्यूटर आप कब काम आता है बायोस, जब हम शुरुआत में कंप्यूटर, जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उसको लोड करने के लिए बायोस में डाला जाता है कुछ, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होती है ना, फाइल होती है, वो इसको स्टोर करने के लिए। और उसके बाद आती है दोस्तों सी डी रोम, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है, इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बिंट सर्फ। जी हाँ, बिंट सर्फ को इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। और उसके बाद स्टीव जॉब, स्टीव जॉब को मैंने बता दिया एप्पल की में। और टिम बर्नर्स ली दोस्तों उसका नाम नहीं आ रहा कुछ, तो अभी हाल फिलहाल में इसका नाम आ, दोस्तों आगे बताऊंगा, इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफ करना। अब दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज नॉन एज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोस्तों जो आपको बताना है कि टिम बर्नर्स ली जो है, टिम बर्नर्स ली टिम बर्नर्स ली जो है किस, अभी मैंने आपको बताया था टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक रहे टिम बर्नर्स ली, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन। आज हम आ जाते हैं विच इज द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मतलब कि स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी इनमें से कौन सी है। हालांकि दोस्तों ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको बन जाएगी। इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोम। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है, मतलब कि ये बायोस जो है कंप्यूटर का होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसको स्टोर करने के लिए रोम का यूज किया जाता है, ताकि जो बेसिक शुरुआत है ना कंप्यूटर की वो हो सके, ठीक है। क्योंकि शुरुआत जब आता है कंप्यूटर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद डलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें बायोस में, रोम मेमोरी में जो है बायोस को अपलोड किया जाता है। उसके बाद आता है ये रैम, जैसे ही बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है दोस्तों रैम का ही एक भाग होती है। रैम में क्या किया जाता है, प्रोसेसर द्वारा एक छोटी सी मेमोरी को स्टोर करके अलग से रख ली जाती है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट होती है रैम से भी। इसमें क्या किया जाता है, जो जो आप सॉफ्टवेयर हो गया, कोई फाइल आप बार बार यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसकी एक प्राइमरी कॉपी बना करके ये अपने पास रख लेता है, ताकि आपका जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर के साथ वो फास्ट हो सके। उसके लिए आप ये जो ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं उसको ये अपने पास रख लेता है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि रैम भर आप अपनी कैश मेमोरी को वो कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, तब आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। ये वही होती है, ठीक है। उसके बाद होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी दोस्तों प्रोसेसर के अंदर होती है। ये रजिस्टर की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। जितनी सारी मेमोरियां हैं कंप्यूटर में, उसमें ये सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी है एक रजिस्टर। लेकिन दोस्तों ये इसकी साइज जो है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। ये सब कमांड बस को स्टोर कर सकती है। आपके द्वारा जो कमांड दी जाती है उसको स्टोर करती है रजिस्टर, जो कि प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है, ठीक है।
अब दोस्तों हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंप्यूटर इज पोर्टेबल, कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है। पोर्टेबल अगर आपको नहीं पता हो तो दोस्तों मैं बता दूं कि पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे हम आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाएं, उन ऐसे कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपके आंसर है ऑप्शन है सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और लैपटॉप। तो दोस्तों आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि लैपटॉप को जो है पोर्टेबल डिवाइस है यहाँ पे और पोर्टेबल कंप्यूटर है। दोस्तों इस तरीके के सरल सरल क्वेश्चन आते हैं हमारे उसमें, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कंप्यूटर और आपने थोड़ा बेसिक को कवर नहीं किया है, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं और फिर उसके बाद आप बाहर हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से सुनना है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, और उसके बाद ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी है और उसके बाद अटेंड करना है। तो अब दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको ये पता ही होगा, तो इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों मेरे साथ दोहराइए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था एज अ प्रोसेसर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर एज अ प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था, माइक्रो क्या बोल सॉरी माफ करना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थे। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया है, आईसी ही है दोस्तों इसको, लेकिन इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया है, तो ये छोटा, इनका साइज भी छोटा हो गया है, ठीक है, और इनकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत बढ़ गई, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने यूज किया था आईसी, लेकिन उसमें क्या थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से थे ये हमारी जनरेशन। मैं आपको दोस्तों जनरेशन तो रटवा दूंगा, और जनरेशन से हर बार एक नए क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन के आ जाता है, या तो उनका टेक्नोलॉजी पूछ लिया जाता है, या उनकी मेमोरी पूछ ली जाती है, या फिर उनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड का है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे इस सीरीज को तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके द्वारा जो प्रोग्राम दिया जाता है उस प्रोग्राम को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर की मदद से क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपने बोला कोई प्रोग्राम दिया, या फिर जैसे प्रोग्राम का मतलब जैसे आपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाना है, तो फ्लैश लाइट में क्या करेगा, पहले वो आप कमांड देंगे, कमांड मतलब आप क्लिक करेंगे उसके आइकन पे, ठीक है, और उसके बाद जो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे मोबाइल में तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जाकर के हार्डवेयर में जाकर के उसकी लाइट को, करंट को उसके फ्लो करा देगा, यानी कि उसके हार्डवेयर को वो कर रहा है कंट्रोल, तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये दोस्तों हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपने एमएस वर्ड का सुना होगा नाम, ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज होते हैं, और इनका कोई काम, एक स्पेसिफिक काम होता है कि भाई ये, अब जैसे वर्ड है तो इसका काम है कि भाई ये पीडीएफ हो गया वर्ड से रिलेटेड, जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है वो देखेगा। उसके बाद है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है दोस्तों, जो आप प्रोग्राम लिखते हो, जो हमारे जो प्रोग्रामर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा, मतलब जैसे इंग्लिश हो गई, और जो पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इस लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्राम। अब ये लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, तो क्या करता है, तो फिर लिया जाता है यूज कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, ये सारी जो आप प्रोग्राम या कोड लिखते हो, इस कोड को क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो काम, ये जो कन्वर्जन का जो काम कर रहा है ना, वो काम करता है कंपाइलर।
उसके बाद आता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही है। जैसे आपने देखा होगा आपके इनका कुछ खास विशेष काम नहीं होता। जैसे आप वो मोबाइल में आते कैलकुलेटर हो गया, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। और इसके अलावा जैसे आपने वो होता है आजकल में मोबाइल में आने लगे हैं कि मोबाइल में क्लीनर आते हैं ना, क्लीनर जैसे आपकी कैश मेमोरी को क्लीन कर देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको लगता है मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो मैं कि इनमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है इनमें से, ठीक है। इनमें से बताना है आपको स्थायी, तो आपको बता दूं इसका आंसर है हार्ड डिस्क। रैम को तो पता ही है आपको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कुछ समय के लिए यूज किया जाता है। कैश जो है ये रैम का ही पार्ट होती है लेकिन ये रैम से बहुत फास्ट होती है। ये उन चीज़ों को स्टोर करती हैं जिनका आप कंप्यूटर या मोबाइल में बार बार यूज करते हैं, तो उसकी कॉपी बना करके ये अपने पास रख लेती है और अगर आप और आपको बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करती है। रजिस्टर मेमोरी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आप प्रोसेसर का पार्ट होती है। ये सिर्फ कमांड को होल्ड कर सकती है, अपने पास रख सकती है। और जो आप कमांड देते हो ना, जैसे आपने 1 2 3 4 5 प्रेस किया, उसको जो पता है कंप्यूटर को अपने पास सेव करने के लिए ये अपनी कमांड पास रखती है रजिस्टर मेमोरी। और ये जो कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी है उनमें से ये सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का क्योंकि एक दो बार आए हैं क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने जो मेमोरी होती है ना उनको सुना होगा कि एमबी इतने जीबी की प्रोफाइल है हमारी, इतने जीबी की मेमोरी है, इतने जीबी मेमोरी है। तो उसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिट। बिट जो है दोस्तों बहुत छोटी मेमोरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक साइड से बता देता हूँ। बिट होती है, उसके बाद होती है बाइट, उसके बाद होती है किलोबाइट और ये होती है मेगाबाइट, ठीक है। तो मेमोरी जो दोस्तों होती है, जैसे एक बाइट बराबर होता है दोस्तों, अगर एक बाइट आप रखोगे तो वो किसने 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, एक बाइट बराबर 8 बिट, है ना। ये सबसे छोटी तो क्या होगी हमारी मेमोरी, हमारी सबसे छोटी मेमोरी है बिट। एक बिट और ये और बाइट जो होती है वो बिट से बड़ी होती है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। और जो किलो बाइट होता है वो किलो बाइट होता है, एक किलो बाइट बराबर 1 KB बराबर होता है। फिर दोस्तों आज आने लगता है 1024, ये आपको याद रखना है 1024 बाइट, ठीक है। फिर 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। फिर 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी बराबर होता है 1024 MB। फिर ऐसे ही करके दोस्तों बढ़ती जाती है। फिर जीबी के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, ठीक है। इस टाइप से मेमोरी बढ़ती जाती है ना। ये मेमोरी की नापने की इकाई है। अब दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैंने हालांकि अभी तक कराया नहीं है लेकिन करा दूंगा ये, हालांकि ये क्वेश्चन आया था, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ओवर नेटवर्क, है ना। तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है या होता है, ठीक है। तो इसका आपको पहले आंसर बताना है अपने दिमाग से कि क्या हो सकता है। क्या वो मॉनिटर हो सकता है नेटवर्क से जुड़ने के लिए, क्या वो कीबोर्ड हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ओबियसली नहीं, इसका सही आंसर है दोस्तों राउटर। राउटर दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी जो डिवाइस होती है, जैसे आपने वाईफाई लगवाते हैं ना, वाईफाई में जो लगा रहता है वो एक प्रकार राउटर ही होता है। वो आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर को वो इंटरनेट से जोड़ता है, यानी कि जो जो वैन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, उससे जोड़ देता है। तो उसको ही बोलते हैं, वही डिवाइस होती है जो आपसे नेटवर्क से जोड़ देती है। बाकी प्रिंटर आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, अभी बताया था आपको हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। जनरेशन में याद करिए, आपको जनरेशन सेकंड लेक्चर में बताया था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हमारे ये डिटेल में आने वाला है,
ठीक है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो क्या कौन सी लैंग्वेज होती हैं? ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, आपको बताया था मैंने, वो लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। उसके बाद मैंने लैंग्वेज भी बताई थी आपको कि कौन कौन सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो वो आप एक बार लेक्चर देख लेना दोबारा उसको, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर C++ है, क्या जावा है, क्या पाइथन है, या असेंबली लैंग्वेज है? तो उसका दोस्तों सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हालांकि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यानी कि बाइनरी फॉर्म जो होता है ना, 0 1 जैसे 1 को क्या लिखाते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, इस तरीके से ये कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज जो समझता है ना, इसी लैंग्वेज में लिखना कंप्यूटर कोड, वही है हमारा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। माफ सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, न्यूमेरिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने ऐड हुआ, ऐड का क्या मशीन लैंग्वेज में जैसे 0 1 1 ऐड को लिखा जाता है, मैं बता रहा हूँ, सपोज बता रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके बदले हम यहाँ पे निमोनिक्स का यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। यानी कि एक नाम बना दिया जाता है, एक बेसिकली कोड टाइप का बना दिया है इंग्लिश में। जैसे हमें एडिशन करना है तो सिर्फ ADD लिख दीजिए, उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके दे देती है, और इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है। बाकी जो पाइथन है, जावा है और C++ हैं, ये जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इनको कन्वर्जन के लिए हम कंपाइलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। ये दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे। एक बार और बता दूँ, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो होता है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हमारे आईसी है ना, वो उसको बहुत छोटा छोटा करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया जाता है एक छोटी जैसे जगह में, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब ये, हालांकि वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो इनमें जो दी गई ऑप्शन है इनमें से कैश मेमोरी को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी माना जाएगा। है, आपको याद रखना है कि कैश मेमोरी जो है वो रैम का ही पार्ट होती है ना। जो रैम होती है ना हमारी रैम, जैसे आपने देखा होगा 4 GB की रैम डली है, 8 GB की रैम, उसी में से जैसे 4 GB की रैम है तो कुछ MB बचा करके उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहलाती है हमारी रैम, और ये जो दोस्तों ये कैश होती है ये रैम से भी फास्ट होती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फास्टेस्ट मेमोरी, यहाँ पर दी हुई। लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, वो होती है रजिस्टर, जो किसका पार्ट होती है, वो होती है हमारी किसका, प्रोसेसर का पार्ट, प्रोसेसर की मेमोरी होती है वो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों MS वर्ड में आपको बता चुका हूँ अभी एक्सप्लेनेशन में। बाकी जो एग्जाम्पल है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज OS, लिनक्स OS और बायोस, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हमारा फुल फॉर्म में आपको बता ही चुका हूँ पहले ही अभी आप एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप बार पढ़ लेते हैं। इस बार आपको आंसर देना है, कमेंट में रुक लेना है, पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद आंसर लिखना है कि व्हाट इज बायोस, बायोस क्या है। मैंने आपको बताया था अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो, ठीक है। तो उसका आप आंसर दीजिए, उम्मीद करता हूँ। पॉज करिए वीडियो, हाँ कर, अब आंसर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक, बी से हो गया बेसिक, आई से हो गया इनपुट, और ओ से हो गया आउटपुट, और एस से हो गया सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है बायोस को। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस इन कंप्यूटर। या हाँ, हम दोस्तों आज आप में से अधिकतर लोग कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट होकर यही होंगे, तो कौन से पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों USB पोर्ट, ठीक है। HDMI पोर्ट का क्या यूज है, HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है किसी वीडियो जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है।
बीजीए पोर्ट जो है दोस्तों बहुत पहले यूज होता था वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और लैन जो होता है दोस्तों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। लैन यानी कि लैन जो पोर्ट होता है हमारे उसमें, वो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, यानी कि इंटरनेट केबल जो हम लगाते हैं ना, वो लैन पोर्ट में ही लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या है। ये दोस्तों हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कीबोर्ड, सॉरी मदरबोर्ड, ठीक है। और सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें दो भाग होते हैं इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो जब हम बहुत सारी कमांड देते जाते हैं कंप्यूटर को, तो वो ये बताती जाती है प्रोसेसर को कि कौन सा हमको पहले करनी है कमांड सॉल्व, कौन सी बाद में करनी है, क्योंकि प्रोसेसर एक ही है और उसको आपने बहुत सारे काम कर दिए, तो अब उसको बताता जाएगा कि हाँ ये काम पहले करो, ये काम बाद में करो। उसका काम क्या है, मैं आपको इसको अच्छे से इससे बता देता हूँ। इसका एक होती है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और एक होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है, ये बताता है फ्लो ऑफ ऑपरेशन या डेटा, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी सेट करता है 1 2 3 4 पे ऐसा, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का ही पार्ट है। इनका क्या काम होता है, जैसे मैथ करना है, जो मैथ करना है, घटाना करना है, जित कोई लॉजिक लगाना है, तो वो जो काम करेगा वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा सीपीयू का। रैम बता चुका हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको हमें ज़रूर बताना कि दोस्तों क्या क्या और हम सुधार इसमें कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, आवाज़ ही अगर आपको क्लियर ना आ रही हो या फिर लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि हमारे पास अभी पेन टेप हमने ऑर्डर किया है, आ रहा है, तो पेन टेप आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसके कारण हमको अभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।